हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और सबसे पहले तो नवरात्रा भी निकल गए हैं, दशहरा भी निकल गए हैं, पर मैं आप लोगों को शुभकामनाएं नहीं दे पाया। तो बिलेटेड नवरात्रा और दशहरा की आप सभी को शुभकामनाएं। और ईद और दिवाली आने वाली हैं, तो उनकी भी एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो उसी से रिलेटेड हम कट ऑफ क्या रही है, एक जो जनरल एस्पिरेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से उस पर हम बात करेंगे। इंटरव्यू के लिए बैच स्टार्ट करने से लेके उसके बारे में हम बात करेंगे और आपका अगला कदम क्या होना चाहिए उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें कट ऑफ की। तो यूपीएससी ईपीएफओ ईओ का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, आपको बहुत कुछ सुनने में आ रहा होगा, 200 कट ऑफ है, 210 कट ऑफ है। लेकिन जितना मेरे पास जुड़े हुए हैं एस्पिरेंट्स और उनके जिस तरीके से कमेंट्स मैसेजेस आए हैं, तो इतनी कट ऑफ नहीं गई है। जो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था 185 से 188 मीन्स 188 को आप एक बेस बना लीजिए और उससे +-2 इतनी ही कट ऑफ गई है। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था 170 से 190 की रेंज बताई थी और पिछले वीडियो में आपको कहा था कि उसके अपर एंड पे रहा है, तो उसी तरीके से 188 के आसपास +-2 आप ले लीजिए कि उतनी आपकी कट ऑफ रही है जो आए हैं। 190 जिसके हैं वो भी क्लियर है, 191 189 ये लोग भी क्लियर हैं। ठीक है, तो जनरल की इसके आसपास रही है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो 178 के आसपास आप मान सकते हैं। 180 जिस एस्पिरेंट के थे वो भी क्लियर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं 178 के आसपास, यानी 10 नंबर का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और SC ST की उससे थोड़ा कम। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ आपकी रही है। अब सबसे जनरल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से माइंड में आता है कि सर हमारे नंबर जो थे बन रहे थे वो ये जो आप कट ऑफ बता रहे हो इसके आसपास ही थे। ठीक है, 190 195 जनरल में और 180 185 ओबीसी में, तो इतने ही हमारे मार्क्स थे। और वो बात तो आप छोड़ दीजिए, जो एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरे इससे ऊपर बन रहे थे और मेरा नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, उस क्वेश्चन पे देखिए बात करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो भी मैंने आपको जब आंसर की डिस्कस की थी आपके साथ, तब भी ये बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे डिस्क्रिप्शन में आते हैं यूपीएससी के ही, कि वो क्या आंसर मानती है। जैसे प्रोटॉन की खोज है और एक दो चीज़ें हैं कि भाई ये तो पिछले एक्ट में पिछले संशोधन से पूछा है, अभी से पूछा है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, कुछ इंग्लिश के थे। तो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो शॉर्ट नहीं बोल सकते, और जब फाइनल रिजल्ट के बाद में यूपीएससी के आंसर की आएगी तभी आप मान सकते हो कि उसका आंसर यूपीएससी ने क्या माना था, वो तभी आपको पता लग सकता है। तो तब तक हम उस बारे में बात नहीं कर सकते, और वो आ भी जाएगी तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तक सब कुछ हो चुका होगा। इसलिए उस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है कि सर इन नंबर, ये जो रेंज आप बता रहे हैं इसके ऊपर मेरे नंबर थे और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इधर उधर गलत हुए होंगे, यूपीएससी के हिसाब से 2-5 नंबर का फ़र्क रहा होगा और आप नीचे उस कट ऑफ के आ गए होंगे। ठीक है, तो वो बात करने का मतलब नहीं है। अब तो जो लिस्ट है हमारे पास 1300 की, उसी के बेस पे हम बात कर सकते हैं। उसमें अगर आपका नाम है तो है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ये कोई ज़िंदगी और मौत की जंग नहीं है कि मतलब बहुत कुछ हो गया। एक पेपर मैंने हमेशा से आपको कहा है, आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि आप में कितना कैलिबर है या नहीं है। अगर आपका नहीं हुआ है, आपने दिल जान टाइम सब कुछ दिया था और आपने इस पेपर की प्रिपरेशन के बीच में अपनों को खोया है, आपने बहुत कुछ झेला है, उसके बाद भी आपने खड़े होके इसको टाइम दिया है और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की, मायूस होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जस्ट एक पेपर है, कमी कहीं से भी रह सकती है। मैं ये नहीं कह सकता, और कैटलिस्ट और सक्सेस ट्री की तरह तो मैं लंबी लंबी फेंक भी नहीं सकता कि मुझे आता भी नहीं उतना फेंकना कि सभी का हो गया और जिसने मुझसे पढ़ा था सभी का हो गया। देखिए सभी का कभी भी नहीं होता। कुछ कमी हो सकता है मेरी तरफ से रह गई हो, कुछ कमी हो सकता है आपकी तरफ से रह गई हो, कुछ कमी हो सकता है यूपीएससी की तरफ से रह गई हो। अभी भी जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, उनके आधार पर 150 से 200 के बीच में मैं कह सकता हूँ कि 1300 में से ओनली सिलेक्शन के जो एस्पिरेंट है वो वहाँ पे हैं। हो सकता है 300-400 ऐसे हों जिन लोगों ने इंटीमेट किया है कि उनका सिलेक्शन हुआ है, थैंक यू बोलने के माध्यम से या सर मेरा हुआ है किसी भी माध्यम से। उनसे ज़्यादा हो सकता है वो लोग हों जिनका हुआ हो लेकिन उन्हें बोलने का टाइम नहीं मिला हो।
ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि सभी का हो गया, जो मुझसे लास्ट तक टच में थे उनमें से भी काफ़ी का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने ट्रस्ट किया, काफ़ी का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी बच्चों का हुआ है जो वीकली टारगेट्स, जो बिल्कुल लास्ट में मई के भी बाद चालू हुए थे, जब 9 मई का पेपर एक्सटेंड हुआ था उसके बाद मैंने चालू किए थे, वहाँ से जुड़े थे और उनका भी सिलेक्शन हो गया है। 4 से 5 ऐसे भी कमेंट आए हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन होना या ना होना ये डिफाइन नहीं करता कि आपकी तैयारी अच्छी थी या नहीं थी, ठीक है। पेपर उस हिसाब से घुमा दिया गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई। और फिर अगर कुछ इस तरह के ख्याल आते हैं माइंड में कि मैं केस कर दूंगा यूपीएससी पे या कर दूंगी, और मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है रिज़ल्ट में, कुछ अपने चाहने वालों को लिया गया है, बेकार हो गई है, ऐसा है वैसा है। देखिए उन सब से भी कुछ होने वाला नहीं है। आप उसमें बैठ के पैटर्न ढूंढिए, आप उसमें ये सोचिए कि यूपीएससी ने गलत किया है, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेने का टारगेट किया है। जैसे प्रीलिम्स का भी पेपर हुआ है तो उसमें भी भर भर के साइंस आई है और 11th-12th लेवल की आई है। तो कौन सा ह्यूमैनिटी का बच्चा है जो, या कौन सा आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, या साइंस बैकग्राउंड वाले को भी मैंने आईआईटी फिजिक्स पढ़ाई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई गलत कर रही है, लेकिन उससे लड़के कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें अगर आपके माइंड में आती हैं कि मैं केस कर दूंगा या कर दूंगी या ये कर दूंगा, मुझे पैटर्न दिख रहा है, इन्होंने सही नहीं किया, इन्होंने लेवल गिरा दिया, रेलवे क्वेश्चन पूछ लिए, तो देखिए उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। उनके पास पूरा अधिकार है कि वो पेपर पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने तैयारी की थी, बहुत अच्छे अच्छे लॉस के हिसाब से बहुत डीपली आपने पढ़ा था, उन्होंने उतना नहीं पूछा, और उस वजह से जो मतलब जिन्होंने और जो विंबलडन या ऐसी ऐसी चीज़ें, किताबें वगैरह जो बच्चे पढ़ते थे, उनके अच्छे नंबर आ गए। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई गलत, ठीक है गलत है, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो सोच रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम सिर्फ जो 1300 की रेंज है, ठीक है, उसी से बढ़ सकते हैं, वहीं से देख सकते हैं कि अगर हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, उसी को आप फिक्स मान लीजिए। वहाँ से आपको गुस्सा करने की, नाराज़ होने की, या फिर खुद पे डीमोटिवेट होने की, डिप्रेस होने की, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरा तो इसमें नहीं हो रहा है सर, ईपीएफओ एओ में, एओईओ में, तो मेरा एपीएफसी में कहाँ से होगा, मेरा सिविल सर्विसेज में कहाँ से होगा, मेरा और किसी एग्ज़ाम में क्या होगा, मेरा तो यहीं नहीं हुआ। तो देखिए ये सब सोच गलत है। अपने आप को डीमोटिवेट करने से, डिप्रेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक एग्ज़ाम आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो आपको डिफ़ाइन कर दे। आप एक एग्ज़ाम से बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि एक एग्ज़ाम में ना होना ये नहीं बताता कि आप गलत हो गए, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। एक एग्ज़ाम से अपने आप को डिफ़ाइन मत कीजिए। जिसका हुआ है, ऐसा नहीं है कि वही ज़्यादा पढ़ा था या उसके ही सब चीज़ें थी, ठीक है, वही अच्छा है, आप बुरे हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। जैसा कि मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों ने पढ़ाई की थी सबका हो गया है। बहुत सारों का नहीं हुआ है, मेहनत मैंने देखी है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है लेकिन नहीं हुआ है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका नहीं हुआ तो आपकी मेहनत में कमी थी। कई बार अक्सर टीचर भी ये कह देते हैं कि जो मेरे साथ पूरा जुड़ा हुआ था या जिसने मुझे पूरी तरह फॉलो किया उसका सिलेक्शन हो गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे रिलीजियसली फॉलो किया था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो वही उसमें मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ गलती मेरी तरफ से हो, कुछ गलती आपकी तरफ से हो और कुछ गलती यूपीएससी की तरफ से हो। तो इसमें सिर्फ अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होगा और आप अपने आप को कह दें कि भाई मेरा तो यहाँ नहीं हुआ तो कहाँ होगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक एग्ज़ाम आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, जिनका हुआ है बहुत बधाई हो आप सभी को। और एक जो सोच उनके माइंड में आती है जिनका हुआ है, उस पर अब हम बात करते हैं कि सर मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हैं आप जो रेंज बता रहे हैं उससे, तो क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, कितनी मुझे तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर मुझे लाने चाहिए जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, या फिर कुछ भी करके मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। जैसा कि आप पहले से कहते थे कि आरटी में ही इतने नंबर लाइए कि अपना सिक्योर कर लीजिए। तो आरटी में अगर मेरे बहुत ज़्यादा रेंज मेरे पास नहीं है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के थ्रू, ये डाउट आपके माइंड में आता है। अब इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए मैंने तो हमेशा ही आपसे कहा कि 200 से ऊपर नंबर लाइए। जब मैं शुरू से कहता था, 1 साल पहले से कहता था, तब बहुत सारे अनसंट कमेंट्स भी आते थे कि सर आपने इसको एसएससी समझ रखा है क्या, ये है वो है, आप यूपीएससी को नहीं जानते।
और अल्टीमेटली देख लिया सबने कि कौन कितना जानता है। तो बात यही है कि वो तो मैं आपसे शुरू से ही कह रहा था कि आप 200 से ऊपर नंबर लाइए, 210 के ऊपर 70% आप लाएंगे तब आप कह सकते हैं कि आप सिक्योर हैं। लेकिन कट ऑफ उन जो सोचे थे लेवल उनसे भी ऊपर है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे 190 195 के बीच में है आपके जनरल में, 188 185 के बीच में है आपके ओबीसी में, तो आप ये कहें कि सर मेरा तो मतलब इंटरव्यू देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह नहीं होता। आप ये देखिए कि 10 लाख की भीड़ में से आप छोटे से एक 1300 में आ चुके हैं, यानी बहुत बड़ा आपने एक टारगेट अचीव कर लिया है। 10 लाख की जनसंख्या से आप अभी सिर्फ 1300 में हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बात, इस पे आप खुश होइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ से जो रास्ता है वो लगभग सेम सा है, ठीक है। कुछ बच्चों के पास बहुत बड़ी लीड होगी, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके पास एक चांस है, क्योंकि अब वो 1300 के बीच में खड़े हैं। देखा जाए तो 421 पे 1300, यानी लगभग 3 से 3.5 ही एक सीट पे बच्चे अब रह गए हैं। तो वो 3 में से एक आपको मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इंटरव्यू बेसिकली कुछ नहीं होता, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, आपको दिखावा करना, आपको परफॉर्मेंस देनी है 5, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू का बैच जो है टेलीग्राम पे एक अलग से मैंने ग्रुप बना दिया है। पहले व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप एक्टिवेट थे, 2 अभी भी हैं, लेकिन वहाँ पे वही कुछ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो लोग ज़्यादा थे, तो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा उस टेलीग्राम ग्रुप का। लेकिन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वही लोग ज्वाइन कीजिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। वहाँ पे जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे रोज़ आपको डेली का एक टॉपिक होगा जिस पे आप सभी को बात करनी है, ठीक है। जैसे आप इंटरव्यू में आंसर देंगे उस तरीके से आपको अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है, और फिर आप ही के बीच में से कोई एक उसको रिव्यू करेगा, कभी मैं भी करूँगा, ठीक है। और बाद में हम इसमें नवंबर में, क्योंकि आपके इंटरव्यू जो हैं चांसेस हैं, तो नवंबर से हम स्टार्टिंग से इसमें मॉक इंटरव्यू भी, आप अपना DAF की तरह का एक फॉर्म भर के हमें भेज देंगे और उस बेसिस पे हम मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपसे कहा है पहले भी कि दुल्हन वही जो पियामन भाई, और तैयारी वही जो अंदर पहुंचाए। तो आपसे वादा किया है पूरी तरह आपको अंदर पहुंचाने का, तो बिल्कुल पूरा प्रयास ओनली सिलेक्शन की तरफ से रहेगा कि आपको पूरी तरीके से अंदर पहुंचाया जाए। तो वही पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो बस आपको इतना ही करना है कि जिनका सिलेक्शन है वही ज्वाइन करें। पहली बात, कम बच्चे हों उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो भी हों वो सिलेक्टेड हों, डेडिकेटेड हों कि हाँ उनको सिलेक्शन लेना है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी डेली का टॉपिक मिलेगा आपको उस पर ऑडियो शेयर करना है, ठीक है। और जो भी फिर मॉक टेस्ट मतलब मॉक इंटरव्यूज़ होंगे आगे, उसमें सब में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जितना आप यहाँ निखार लेंगे अपने आप को उतना ही वहाँ पर आपको कम दिक्कत आएगी। मोर यू ब्लीड इन द वार, मोर यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस, लेस ब्लीड इन द वार। अच्छी तरह से मुझे याद नहीं आ रही, मतलब जितना भी खून आप बहा लेंगे प्रैक्टिस में, आपको युद्ध में कम बहाना पड़ेगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जितनी प्रैक्टिस आप यहाँ कर लेंगे, जितना ये मान के आप देंगे आंसर कि आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, उतना ही आपको वहाँ काम आएगा। और ये ध्यान रखिए कि एक आदमी उन 5 में से मतलब इस तरह का हो सकता है जो साइकेट्रिस्ट हो आपकी, वो देख रहा हो, आपको स्टडी कर रहा हो कि आपके हाथ के मूवमेंट, पाँव के मूवमेंट, आप उंगलियां तो नहीं चटका रहे हो, आप डर तो नहीं रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, तो वहाँ एक्टिंग का भी रोल आता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोटिस करनी है। तो जो ऑडियो आप भेजेंगे उसमें तो हम सिर्फ आपकी वॉइस ही देख पाएंगे, लेकिन ये आपके भाव भंगिमा और आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से सम्मान करते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या हैं, किस तरीके से ग्रीट करते हैं, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम उसमें स्टडी करेंगे। आपकी पास्ट लाइफ से लेके कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है या इंटरव्यू पूछ सकता है, फिर आपके जब हम मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे तब तो हम देखेंगे DAF से, लेकिन अभी आपको लगता है कि सर मेरा कितना गैप है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको यही करना है कि सीरियस रहना है, डेडिकेटेड रहना है, और ऑडियोज़ जो हैं टॉपिक पे शेयर करनी है, और आपको पूरा इस तरीके से करना है। ये बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि मेरे नंबर कम हैं तो मेरा इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए आप बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, अब 3 में 1 पे आपका सिलेक्शन है, हर 3 में से 1 लिया जाएगा। तो जो आगे वाले आपके 2 हैं, अगर वो आगे भी हैं नंबर से, तो अगर वो ज़्यादा आगे नहीं हैं तो आप उनको इंटरव्यू के मार्क्स से बीट कर सकते हैं और आप वहाँ पर अपना रास्ता बना सकते हैं। तो बिल्कुल ही सोच हटा दीजिए
कि मेरा नंबर कम है तो मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपका उस 1300 में नाम है तो भले ही आप लास्ट क्यों ना हो, आपको पूरी जान वहाँ पे लगानी है, क्योंकि यही लास्ट असॉल्ट है, यही अंतिम वार है। अगर सही हुआ तो आप अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो अदर वैकेंसीज़ हैं, जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की अभी आई हुई है, उसके नोटिफिकेशन में बहुत सारी दिक्कत है एलिजिबिलिटी को लेके, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर वीडियो मेरा शाम को आ जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं सारा उसके रिलेटेड डिस्कस करूँगा। उसके अलावा ICAR का जो ASRB AO है और ESIC डिप्टी डायरेक्टर है, बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इनके लिए आप गाइड कीजिए, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ करवाइए या फिर कुछ इस तरह का वीकली टारगेट्स की तरह आप कुछ भी करवाइए। और कुछ ने तो यहाँ तक भी कहा कि सर अगर कुछ मतलब कोई पेपर आपको सामने नहीं दिख रहा तो एटलीस्ट आप आ जाया करिए और प्लीज़ कुछ बातें कीजिए एग्ज़ाम्स के बारे में। उससे ही एक लगता है अगर आप नहीं वीडियो करते हैं तो एक रिदम चला जाता है, जब से पेपर हुआ है रिदम चला गया, रिदम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा कि किस तरह से मुझे करना चाहिए। जैसा कुछ ही ने कहा ऐसा कि अगर नहीं कुछ कोई भी एग्ज़ाम है तो आप सिविल सर्विसेज 2022 ही उठा लो, लेकिन आप एटलीस्ट वीकली टारगेट जैसा कुछ करवाओ जिससे रिदम एक बनी रहे। अभी रिदम नहीं बन पा रही है। ASRB AO है, जो भी एग्ज़ाम आपको लगता है उसके लिए आप टेस्ट सीरीज या कुछ ऐसा करो, तो वो भी हम आगे करेंगे। आप बताइए कि ये मतलब इस किस एग्ज़ाम के लिए मुझे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो भी बैच है उसमें सीरियस जो सेलेक्टेड हैं ओनली वही ज्वाइन करें और पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें उसमें, क्योंकि ये गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग ये सब बातें हमें नहीं करनी है, हमें अपने मतलब की बात करनी है, ठीक है। तो कट ऑफ डिस्कस की हमने, इंटरव्यू के लिए आपको बताया, और ALC से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो जो भी आपको दिक्कत है वो आपकी शाम को क्लियर हो जाएगी। तो जुड़े रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं कहीं भी। बहुत टाइम से आपको जवाब नहीं मिल रहे होंगे पर अब मिलेंगे, ठीक है। और आपको बात करनी है आप बात कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी मैंने कहा 1-2 लोगों से, लेकिन नहीं बात हो पाई, तो व्हाट्सएप पे मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। आप टेलीग्राम पे ही कमेंट करें कि सर बात करनी है आपसे पर्सनल या जो भी, तो वहाँ पे आपको जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुड बाय। जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दिवाली, ईद, दशहरा, नवरात्रे सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और होप ओनली सिलेक्शन की तरफ से मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है RT में वो लास्ट अपना त्यौहार विदाउट अ गवर्नमेंट ऑफिसर मनाए। मीन्स इसके बाद जब नेक्स्ट त्यौहार आए तो आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुके हो, आपकी जनवरी-फरवरी तक ज्वाइनिंग हो जाने की उम्मीद है। तो यही उम्मीद करूँगा कि आप अगला जो त्यौहार मनाएं वो एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर मनाएं, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ गुड आफ्टरनून, जय हिंद।